students, in today's video I'm going to discuss Indian economy on the eve of independence. In this chapter there are 8 topics. In this video we cover 3 topics. So first of all, colonial exploitation on the Indian economy under the British rule. ब्रिटिश जब हमारे देश में थे उनकी जब कॉलोनी थे उस टाइम पे हमारे जो इकोनॉमी थे उसको ये लोगों ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। इन लोगों ने तो काफ़ी तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। ये हमने डिफरेंट मूवी में भी देखा, हिस्ट्री की कहानियों में भी पढ़ाई किया, लेकिन हमारी इकोनॉमी को उन लोगों ने कैसे एक्सप्लॉइट किया था। हमारी इकोनॉमी को वो बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट किया। इनमें से हम 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, Indian economy was exploited by the British government in the following way. Exploitation of agriculture sector. इन लोगों ने एग्रीकल्चर को कैसे एक्सप्लॉइट किया है? एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू। काफ़ी पुरानी मूवीज़ में भी हमने देखा जमींदार लोग कैसे किसानों को एक्सप्लॉइट करते। ये एक्सप्लॉइटेशन, ज़मींदारी सिस्टम, ये सब स्टार्ट हुआ है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जब हमारी कंट्री में थे। ये ब्रिटिश लोगों ने ज़मींदार लोगों को रिक्रूट किया था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इन लोगों का जो एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट एक्सप्लॉइटेशन था, ये था ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू। ज़मींदार को इन लोगों ने बोल दिया कि मुझे ईयरली या मंथली इतना लैंड रेवेन्यू देना है, और ज़मींदार को खुली छूट दे दी थी। इन लोग जितना चाहे इतना रेवेन्यू ये अपने किसान से कलेक्ट कर सकते थे। फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, इसको एक्सप्लॉइट किया गया। कैसे एक्सप्लॉइट किया गया? इंडियन एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू। देन कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो कॉलोनी था ब्रिटिश का, इन लोगों ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया? British government destroyed Indian handicrafts by the way of heavy duty on their exports, and domestic demand for these handicrafts also destroyed by way of ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश। इन लोगों ने 2 तरीके से हमारी इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट किया था। कैसे किया था? एक तरीके से इन लोगों ने क्या किया, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट था उसके ऊपर इन लोगों ने हैवी ड्यूटी लगा दिया था। अगर हमारी कंट्री में जो हैंडीक्राफ्ट होता था, प्रोड्यूस होता था, अगर इसको लोग बाहर के देशों में सेल करना चाहे, जिसको एक्सपोर्ट बोलते, अगर ऐसा करना चाहे तो उनको गवर्नमेंट को एक बड़ा अमाउंट टैक्स के तौर पे देना पड़ता था। तो इस टैक्स को बोलते हैं ड्यूटी। तो इन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फॉरेन मार्केट में फॉरेन डिमांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर हैवी ड्यूटी इम्पोज कर दिया। और दूसरा क्या किया इन लोगों ने, जो डोमेस्टिक डिमांड है इस हैंडीक्राफ्ट का, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन लोगों ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया ब्रिटेन से जो फिनिश प्रोडक्ट होता था, वो अगर ब्रिटिश यहाँ पे सेल करना चाहते थे तो उनके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता था। तो हमारी इंडस्ट्री को इन लोगों ने 2 तरीके से, एक तो सारी जो हैंडीक्राफ्ट था उसका फॉरेन डिमांड को डिस्ट्रॉय किया, दूसरा उसका डोमेस्टिक डिमांड भी डिस्ट्रॉय किया। फॉरेन डिमांड डिस्ट्रॉय किया, उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के, और डोमेस्टिक डिमांड डिस्ट्रॉय किया ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दे के। थर्ड जो था, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। India's international trade was exploited through discriminatory tariff policy. यही टैरिफ पॉलिसी उन लोगों ने लागू किया ट्रेड को भी, जैसे हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया उसी तरीके से इस टाइप की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये टैरिफ भी एक तरह का टैक्स ही है। ये टैरिफ पॉलिसी को, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लागू करके इन लोगों ने
हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लॉइट किया। सो आप लोग इसको नोट बना सकते हैं आसानी से। और सेकंड टॉपिक, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का फीचर कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मतलब जो थमा हुआ है, जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। bulk of Indian population lived in poverty and starvation। इंडियन इकोनॉमी की शुरू में जब ब्रिटिश थे उस टाइम पे इकोनॉमी पूरा स्टैग्नेंट हो गया था, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था, पूरा थमा हुआ एक इकोनॉमी था। ये जब इकोनॉमी थमा हुआ था, बंद पड़ा था, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो एक बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ज़्यादा से लोगों के पास कोई काम नहीं था, ये सारे लोग पोवर्टी के अंडर में चले गए थे और स्टारवेशन में थे। सेकंड, बैकवर्ड इकोनॉमी। पर कैपिटा इनकम was very low and bulk of the population was very poor without sufficient food, clothing, shelter and employment। इकोनॉमी जब स्टेगनेंट था तो वो ऑब्वियसली ये बैकवर्ड ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास काम नहीं था, पहनने के ढंग के कपड़े नहीं थे, रहने के लिए अच्छे घर नहीं थे, जॉब नहीं थे, सफिशिएंट खाना नहीं था। थर्ड, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। A large proportion of the total population are working in agriculture and their contribution to GDP was less। हमारा जो एग्रीकल्चर था वो भी बैकवर्ड था। इस वजह से ये हमको कैसे समझ में आ रहा था कि जो जितने लोग थे उसका एक मोर देन 50%, नियर अबाउट 70% लोग की ज़मीन में काम करते थे और उनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो था ओनली 50%। प्रोडक्टिविटी was low and food grains production was barely enough for the subsistence। Then rampant poverty, people are not getting 2 square meals of a day। इतना ज़्यादा गरीबी थे, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होते थे उस टाइम पे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को। पोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज वेरी लो। जो हमारा रास्ते थे वो भी अच्छे नहीं थे, जो रोड थे वो अच्छे नहीं थे, हेल्थ अच्छे नहीं थे, एजुकेशन सिस्टम अच्छे नहीं थे, किसी तरह के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी लो। तो ये 6 पॉइंट काफ़ी है इसके लिए। Now we're going to our third point, agriculture sector on the eve of independence। हमने वहाँ पे पढ़ाई कर ली थी ऑलरेडी। इंडियन इकोनॉमी में हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड था। सो ये बैकवर्डनेस किस वजह से था, एग्जैक्टली कैसा था ये सिस्टम? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। Production refers to total output while productivity refers to output per hectare of land. Both are found to be extremely low on the eve of independence। The eve of independence जो टोटल जितना प्रोडक्शन होता था ना इकोनॉमी में वो भी जितना कम था, पर हेक्टर में जो प्रोडक्शन होता था, पर हेक्टर लैंड में जो प्रोडक्शन होता था वो भी कम था। पर हेक्टर लैंड में जो प्रोडक्शन होते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और एक कंट्री में जितना टोटल प्रोडक्शन होते उसको बोलते टोटल आउटपुट। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, एग्रीकल्चर शोड ए हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ये इतना अनसर्टेन क्यों था? क्योंकि ये मोस्टली डिपेंड ऑन, ज़्यादा से ज़्यादा ये हम उस पर डिपेंड करते थे, रेन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। एग्रीकल्चर शोड ए हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंड अपॉन रेनफॉल ओनली। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज ए मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब
Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs of the family. Subsistence का मतलब है जो लोग जो किसान का ज़मीन पे काम करते थे वो अपने खाने पीने के लिए जितना प्रोडक्शन होने की ज़रूरत था बस उतना ही वो प्रोड्यूस कर पाते थे. ये कमर्शियली ये मार्केट पे सेल करके उससे इनकम जनरेट नहीं कर पाते थे उस टाइम पे. इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज ए मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. उस टाइम पे जो फार्मिंग सब्सिस्टेंस के तौर पे लिया जाता था. देयर इज़ ए लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट इम्प्लाइंग ए लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक. बहुत कम सरप्लस रहता था, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत कम होता था जो ये लोग मार्केट पे सेल कर सकते. ये बहुत कम प्रोपोर्शन में होता था. देन गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉयल एंड टीलर्स ऑफ द सॉयल. ओनर्स का मतलब जिसका ज़मीन है, टीलर्स का मतलब ज़मींदार कभी कभी अपनी ज़मीन दे देते किसानों को कुछ पैसे लेके, या कभी कभी ऐसे कोई ये कर लेते, प्री कंडीशन कर लेते कि तुम अपने ज़मीन पे खेती करोगे और इसका इतना प्रोपोर्शन ईयरली मुझे देना पड़ेगा. तो इसको बोलते हैं, जिसको देते हैं उसको बोलते हैं टीलर. तो ये जो एग्रीकल्चर है ये ओनर ऑफ द सॉयल एंड टीलर ऑफ द सॉयल के बिटवीन में एक गल्फ बन गया था. कैसे? एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स was became a gulf between owners of the soil on the one hand and tillers of the soil on the other. क्यों ऐसा होता? As the owner shared the output but not shared the cost of production. जो ओनर थे ये लोग तो जितना प्रोडक्शन होते थे उसका एक शेयर ले लेते थे, लेकिन इन लोगों ने प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता था उसका शेयर नहीं देते थे. उसमें ये लोग प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होते थे उसको किसान को ही बेयर करना पड़ता था, उसमें कुछ भागीदारी नहीं करते थे. लेकिन जो प्रोडक्शन होता था उससे वो अपना भाग ले लेते थे. वो बोलता था क्योंकि ही इज़ द ओनर ऑफ दैट सॉयल. द टीलर्स ऑफ द सॉयल आर merely given enough फॉर सब्सिस्टेंस. जो टीलर्स था ना, बहुत सब्सिस्टेंस के तौर पे इनको बहुत कम मिलता था. जितना प्रोडक्शन होता था उनको बहुत कम प्रोपोर्शन मिलता था सब्सिस्टेंस की तौर पे. Then small and fragmented holding. Land holdings are both small as well as fragmented. Accordingly, most land holdings are uneconomic, yielding low output at high cost. ये फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब क्या होते हैं? जैसे छोटा छोटा जो ज़मीन होता है ना, बिखरा हुआ रहता है. होल्डिंग मीन्स ए पीस है एंड ए पीस इज़ देयर. ये जो बिखरा हुआ ज़मीन होता है इसको बोलते हैं. अगर बहुत सारा ज़मीन एक साथ होता है ना तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होते है. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, पॉपुलेशन जितना था उसके हिसाब से अभी भी ऐसा ही है, जितना हमारा लैंड है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है. इसीलिए जो लैंड होल्डिंग है वो भी छोटा होता है और फ्रेगमेंटेड हुआ था. इस वजह से भी एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, मतलब प्रोडक्शन कम होता था. लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिशर्स. एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज था, इम्पोर्टेंट रीजंस था, वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिशर्स. हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाई की थी. जो ब्रिटिश है ना, इन लोगों ने एक नए तरीका की लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया. वो किस टाइप के थे? द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस सिस्टम्स आर एज द जमींदार्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द सॉयल. जो ज़मींदार है उनको बोल दिया ये लोग परमानेंट ओनर है सॉयल का. देन द जमींदार्स आर टू पे ए फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू. अभी ये ज़मींदार एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देंगे एज ए लैंड रेवेन्यू. थर्ड, द जमींदार्स आर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉयल एज दे कुड. और ज़मींदार को फ्री कर दिया था, वो जितना चाहे अपने टीलर से, दैट मीन्स जिस किसान को उसने ज़मीन दिया है, जो किसान कल्टिवेट कर रहे हैं उसके लैंड में, उसे जितना चाहे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते. द इम्प्लीकेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम आर अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग. ये सिस्टम बहुत ही ख़राब था. तो ये 6 पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए एनफ है.